Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with another interesting and knowledgeable video, which is related to the subject science, and the chapter name is, any guesses? Combustion and flame. तो हम इस चैप्टर से ना बहुत रिलेट कर पाओगे, बहुत, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में भी तो कुछ ऐसे लोग हैं तो तुमसे जला ही करते हैं, है ना। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। हम लोग अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स यूज़ करते हैं। गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल यूज़ करते हैं या फिर सीएनजी, उससे भी बड़े व्हीकल्स हो तो डीजल यूज़ करते हैं ना इंडस्ट्री में, और या फिर ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए, यानी कि व्हीकल्स चलाने के लिए, यानी कि बाइक, कार, ये सब ऑटोमोबाइल्स होते हैं। दीज कैन बी काऊ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा। काऊ डंग हो सकता है, काऊ डंग से बायोगैस बनती है। वुड हो सकता है लकड़ी, कोल हो सकता है कोयला, कोल के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। चारकोल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, सीएनजी हो सकती है, एलपीजी हो सकती है। एलपीजी हम अपने सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं या फिर उसकी पाइपलाइन लगती है ना। सम मटेरियल्स बर्न विथ फ्लेम, एग्जाम्पल कैंडल, वेयर एज सम बर्न विदाउट फ्लेम, एग्जाम्पल कोल। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं फ्लेम से जलते हैं, जैसे कि कैंडल हो गई, लेकिन कुछ बिना फ्लेम के जलते हैं, जैसे कि कोल हो गया। तो हम क्या करेंगे, केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे बर्निंग का, और टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये भी पढ़ेंगे। तो कंबशन, कंबशन क्या होता है सबसे पहले, है ना। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में हीट को देने के लिए, कि भैया भाई मुझे तो ऑक्सीजन के पास जाना, ऑक्सीजन के पास जाना है, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन से क्या करता है, ऑक्सीजन के पास जाना चाहता है ना, कि ऑक्सीजन में तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तो ऑक्सीजन के पास जाके चला गया, है ना, और उसने रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ क्या दे दी, हीट। तो उसको क्या कह देंगे, उस प्रोसेस को कंबशन। और वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है ना। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल, और वो सब्सटेंस जो कि कंबशन के अंदर जाता है उसे हम कंबस्टेबल कह देते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल विच कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इसे हम फ्यूल भी कह सकते हैं, जो कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, कभी कभी लाइट भी दी जाती है ड्यूरिंग कंबशन, जैसे कि कोल नहीं देता है वही कैंडल देती है, आइदर एज अ फ्लेम, या तो फ्लेम के उससे या तो ग्लो के उससे। वुड बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, लेकिन चारकोल बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ ग्लो, जबकि चारकोल लाइट प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लो, लेकिन वुड फ्लेम प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करेंगे कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस की। एज ऑल द सब्सटेंसेस अराउंड अस डू नॉट बर्न, सारे सब्सटेंसेस जो हमारे अराउंड होते हैं वो नहीं जलते हैं, वो नहीं बर्न होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस अराउंड अस, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंबस्टेबल सब्सटेंसेस के बारे में। तो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस विच बर्न इन एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो कि हवा या फिर ऑक्सीजन में जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, उन्हें हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब बर्न हो जाते हैं, कंबस्टेबल है। Non-combustible substances, the substances which do not burn in air or oxygen are called non-combustible substance। वो substances जो कि एयर या फिर ऑक्सीजन में नहीं जलते हैं उन्हें हम non-combustible substances कहते हैं। एग्जाम्पल वाटर, ग्लास, सैंड एक्सेट्रा, तो ये नहीं जलते हैं। Now what are the necessary कंडीशंस फॉर कंबशन, अगर हमें कंबशन प्रोसेस चाहते हैं कि हो तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं। सो देयर आर 3 नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन, 3 नेसेसरी कंडीशंस होती है कंबशन के लिए। सबसे पहली कंडीशन प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, की हमारे पास कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। अब कोई सब्सटेंस ही नहीं है, कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस ही नहीं है, और फिर कह रहे हैं कंबशन कराएंगे, तो ऐसे कैसे करा लोगे, है ना। दूसरा प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन का सपोर्टर होना चाहिए,
यानी कि ऑक्सीजन होनी चाहिए। थर्ड, हीटिंग द combustible substance to its ignition temperature or attainment of ignition temperature। हम combustible substance को तब तक हीट करेंगे जब तक वो जलने लग जाए। जो भी उसका जब वो टेम्परेचर जब उस पर जले, है ना, उस टेम्परेचर तक हमको कंबस्टिबल सब्सटेंस को हीट करना है, गर्म करना है, फिर टू द अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। तो ये सब हम याद रखेंगे ना, जो भी पढ़ाना ना। सपोर्टर तुम याद रखोगे ना, सपोर्टर ऑफ कंबशन। अभी हमने पढ़ा सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो कंबशन का सपोर्टर है कौन? अ सब्सटेंस विच हेल्प्स इन कंबशन इज कॉल्ड अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। वो सब्सटेंस जो कि कंबशन में हेल्प करता है उसे हम सपोर्टर ऑफ कंबशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और एयर। ऑक्सीजन हो गई या फिर एयर हो गई, तो ये क्या कहती है? कंबशन में हमारी हेल्प करती है, तो हम इसे सपोर्टर ऑफ कंबशन कहते हैं ना। When the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish the fire. This is because the supply of air to the burning clothes is cut off by blanket, due to which the burning of clothes stop and the fire get extinguished. देखो, जब जो भी कोई इंसान है उसके कपड़ों में आग लग गई है ना, तो उस पर्सन को ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाता है ताकि फायर बुझ जाए, आग बुझ जाए। ऐसा क्यों किया जाता है? क्वेश्चन आ सकता है कि कंपिटेंसी बेस्ड सवाल आते हैं ना, तो कि वाई अ पर्सन इज कवर्ड विद ब्लैंकेट व्हेन हिज और हर क्लॉथ्स कैच फायर, है ना। तो ये आंसर लिखेंगे। और ये नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन भी याद रखना। कभी कभी कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल के डिफाइन दे दे तुम्हारे टीचर्स, है ना, तो अच्छे से पढ़ो ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो सप्लाई ऑफ एयर होती है बर्निंग क्लॉथ्स में, वो कट जाती है, जिससे सपोर्टर ऑफ कंबशन फुर्र। तो जब सपोर्टर ऑफ कंबशन फुर्र हो जाता है तो कंबशन नहीं होगा, जिससे बर्निंग ऑफ क्लॉथ्स रुक जाएगी और फायर बुझ जाएगी। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है वो मैंने तुम्हें ऊपर बता दिया, लेकिन अब तुम अच्छे से पढ़ो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। बिफोर अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग, इट मस्ट बी हीटेड टू अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर। जिससे पहले एक सब्सटेंस आग पकड़े या फिर जलना स्टार्ट हो, उससे पहले उसको हीट करना चाहिए हमें टू अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर। एक मिनिमम टेम्परेचर तक हमें उसे हीट करना चाहिए। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और वो लोएस्ट टेम्परेचर जब किसी सब्सटेंस में जब कोई सब्सटेंस आग पकड़ता है और जलना शुरू होता है तो हम उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। A combustible substance cannot catch fire if its temperature is lower than its ignition temperature। एक combustible substance नहीं आग पकड़ेगा जब तक तुम उसको उसके ignition temperature से कम का टेम्परेचर दोगे। फिर तो तुम कह दोगे कि ये तो combustible ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक तुम उसको ignition temperature नहीं प्रोवाइड करोगे तब तक वो जलेगा नहीं। For example, a piece of paper does not catch fire at the room temperature because its ignition temperature is much higher than the room temperature। एक piece of paper है, रूम में रखा। फॉर एग्जाम्पल इतनी सारी बुक्स होती हैं ना हम लोगों के ना, तो सब रखी रहती है रूम में, तो वो सबके जलने लगती हैं क्या? नहीं ना। क्यों नहीं जलती हैं? क्योंकि जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है। जब हम बर्निंग मैचस्टिक लगाते हैं पेपर को तब वो जलना स्टार्ट होता है, क्योंकि जो हीट बर्निंग मैचस्टिक से प्रोड्यूस हो रही है वो पीस ऑफ पेपर को हीट कर रही है टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड मेक्स इट बर्न, है ना। यूज़ ऑफ केरोसिन ऑयल टू बर्न वुड और कोल। लेकिन अब हम मैच स्टिक से कोई मोटा सा लकड़ी का गट्ठर तो जला नहीं सकते हैं, फिर कोल तो जला नहीं सकते हैं। उसके लिए हम केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर और केरोसिन ऑयल इज़ लो। इग्निशन टेम्परेचर पेपर और केरोसिन ऑयल का लो होता है ना। या फिर कुछ केरोसिन अगर हम स्प्रिंकल कर दें वुड के ऊपर, तो फिर अगर हम मैच स्टिक लगाएं तो केरोसिन पे मैच स्टिक लग जाएगी, तो केरोसिन बर्न स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा बाय लाइटेड मैच स्टिक। तो वो क्या करेगा? तो वो लकड़ी को जलाने का काम करेगा। द हीट प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ केरोसिन मेक्स द वुड टू बर्न। और फिर हमने केरोसिन पे आग लगा दी, तो जो हीट अब केरोसिन के जलने से निकलेगी, हमने पढ़ा कि कंबशन में हीट रिलीज होती है, तो जो हीट निकलेगी उससे वुड क्या हो जाएगी? जलने लगेगी। और फिर कोल पीसेस को हम बर्निंग वुड के ऊपर रख देंगे।
द लार्ज हीट प्रोड्यूस बाय द, फिर ज़्यादा हीट निकलेगी जब वुड भी बर्न होगी, जब लकड़ी भी बर्न होगी, लकड़ी भी जलेगी तो वो कोल को भी हीट करेगी टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इस वे में कोल भी जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर वेरी इजीली विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जिनका बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर, तो बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं विद अ फ्लेम, उन्हें हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, एल्कोहल, LPG एक्सेट्रा। हाउ फायर कैन बी कंट्रोल्ड? फॉर एग्जाम्पल भगवान न करें लेकिन अगर आग लग जाए तो उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड इन 3 वेज, है ना। फायर जो है वो 3 वेज में हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। बाय रिमूविंग द फ्यूल को रिमूव कर दें अगर, बट इन मोस्ट केसेस फ्यूल कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, लेकिन बहुत सारे केसेस में फ्यूल तो हटाया ही नहीं जा सकता। बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंसेज, और जो एयर की सप्लाई अगर हम कट ऑफ कर दे जो भी सब्सटेंस जल रहा है तो बंद हो जाएगी, फायर कंट्रोल हो जाएगी, या तो जब हम फ्यूल हटा देंगे, है ना। तो लेकिन उन केसेस में जब फ्यूल एलिमिनेट ही नहीं करा जा सकता है ना, तब क्या करेंगे? सॉरी, है ना। तो हम क्या करें देंगे? कट कर देंगे ऑफ एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंसेस। तो ये 2 तरीके होते हैं। अब फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में बात करेंगे। सब्सटेंसेस विच आर यूज टू एक्सटिंग्विश फायर आर नोन एज फायर एक्सटिंग्विशर्स। वो सब्सटेंसेस जिनसे हम आग को बुझाते हैं, आग को भगा देते हैं, आग को बुझा देते हैं, उन्हें हम फायर एक्सटिंग्विशर्स कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इससे हम भगा देते हैं किसको? आग को। वाटर, लेकिन जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी हो तब हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर एक कंडक्टर है जिससे और शॉक लगने के चांसेस हो जाते हैं, है ना। तो हम तब कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और सैंड का यूज़ करके भी हम आग को भगा रहे होते हैं। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, बट ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। जो मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है जो हर जगह अवेलेबल होता है वो है पानी, लेकिन तभी जब लकड़ी या फिर पेपर जल रहे हों। इट extinguishes फायर बाय कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंसेस। वो आग को बुझा देता है बर्निंग सब्सटेंसेस को कूल करके। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जल रहा हो तो वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है टू अ पर्सन इन्वॉल्व इन फायर फाइटिंग। इसलिए वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर्स कॉज बाय इलेक्ट्रिसिटी। वो फायर जो कि इलेक्ट्रिसिटी करती है उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए वाटर नहीं यूज़ करा जा सकता। तो अगर क्वेश्चन आता है वाई वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो तुम ये लिख के आओगे या फिर आओगी, है ना। मेरी छोटी भाई छोटी बहन, ऐसे नहीं, मतलब एक शॉर्ट नहीं आता जिसमें बोलते भैया। खैर भाई, तो कभी भी आ जाता, देखते नहीं है। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। वो फायर्स जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या वो आग जिसमें केमिकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक जैसे कि पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो पेट्रोल है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। अब जब पानी नहीं डाल सकते तो क्या करें जी? तो हम CO2 डालेंगे भैया, हाँ CO2 यूज़ करेंगे। CO2 इज डेंसर देन एयर। CO2 एयर से डेंसर है और लेयर बना लेगी बर्निंग सब्सटेंसेस के अराउंड, तो वो फायर को कवर कर लेगी ब्लैंकेट की तरीके, जिससे फ्रेश एयर नहीं जा पाएगी, कैन नॉट रीच द बर्निंग सब्सटेंसेस। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी स्टोर्ड एज अ लिक्विड एट हाई प्रेशर ऑन सिलेंडर्स। लिक्विड के तरीके हाई प्रेशर में सिलेंडर्स में कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्टोर कर सकते हैं, है ना। और कहीं कहीं तो वो भी तो लगे होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, मतलब कंपनीज में लगे ही रहते हैं ऑब्वियसली, है ना। टाइप्स ऑफ कंबशन। अब टाइप्स ऑफ कंबशन, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशन। 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंबशन आर एज फॉलोज। वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशंस होते हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंबशन जो हमें पढ़ने हैं वो हैं रैपिड कंबशन,
Spontaneous combustion or explosions. Rapid combustion मतलब the combustion in which a large amount of heat and light are produced in a short time is called rapid combustion. वो combustion जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट निकलती है, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट निकलती है, तो हम उससे रैपिड कंबशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इमीडिएट बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, LPG in a gas stove, on bringing a burning matchstick or a gas lighter near it, burning of kerosene oil in kerosene stove. फॉर एग्जाम्पल जब हम मैचस्टिक पास लाते हैं गैस स्टोव में या फिर गैस लाइटर पास लाते हैं तो कुकिंग गैस का जल जाना इमीडिएट, उसे रैपिड कंबशन कहते हैं. वो एग्जाम्पल है मतलब. और केरोसिन ऑयल का जल जाना केरोसिन स्टोव में. अब स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? सो द कंबशन विच अकर्स ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन. वो कंबशन जो कि अपने आप से होता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, उसे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं. इन स्पॉन्टेनियस कंबशन द मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स without being heated. Example, white phosphorus burns in air at room temperature on its own. जो spontaneous combustion में जो मटेरियल है वो सडनली फ्लेम में बर्स्ट हो जाता है ना, फ्लेम में जलने लगता है बिना हीट करे. जैसे कि वाइट फॉस्फोरस जलने लगती है आग में रूम टेम्परेचर में खुद ही, है ना. द हीट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द क्योंकि भाई ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होते हैं है ना. हाँ मतलब अपने आप से जलने लगते हैं, है ना. द हीट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द स्पॉन्टेनियस कंबशन इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली बाय द स्लो ऑक्सीडेशन इनसाइड द सब्सटेंस. और जो हीट जो कि चाहिए रहती है ना स्पॉन्टेनियस कंबशन के लिए वो इंटरनली प्रोड्यूस होती है स्लो ऑक्सीडेशन, अपने जो सब्सटेंस के अंदर स्लो ऑक्सीडेशन होता है उसके साथ में. Some spontaneous combustion reactions are very dangerous और कुछ तो बहुत ही डेंजरस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द spontaneous combustion of coal dust has resulted in many इस पता है तुमने सुना होगा कोल माइंस पे आग लगती रहती है ना, इसलिए वहाँ पे जाना सेफ नहीं होता क्योंकि वहाँ कोल स्पॉन्टेनियस कंबशन करता है मोस्टली ना. समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द स्पार्क ऑफ लाइटिंग फ्रॉम द स्काई स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ स्ट्रॉ ड्राई ग्रास, उसके स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है. फॉरेस्ट वुड जिससे फॉरेस्ट फायर लग जाती है ना, हो जाती है ना, तो ऐसा एक्सप्लोजन्स. कोई भी एनी सडन कंबशन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइट और साउंड आर प्रोड्यूस, जिसमें बहुत ही लार्जर अमाउंट ऑफ हीट लाइट साथ में साउंड भी सुनाई देता है, एक ऐसा सडन कंबशन को एक्सप्लोजन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली आई थी तो हमने पटाखे फोड़े थे, तो जो कि तो जब तुमने पटाखे फोड़े थे तो आवाज़ आई थी, हीट प्रोड्यूस हुई थी. अब हीट तो तुमने नहीं ऑब्जर्व कर पाए होगे, हाथ लगा देते जल नहीं जाते. और केयरफुली पटाखे छुड़ाया करो, कम छुड़ाया करो ताकि ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, छुड़ाया करो, है ना. खैर अब तो दिवाली चली, अब से मेहनत करने का टाइम आ चुका है. करो मेहनत, बढ़ो. देखो कोई तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही करना है. तुम्हें अगर रिजल्ट वाले दिन खुश होना है, तुम्हें अपने मम्मी पापा को गर्व महसूस कराना है तो तुम पढ़ो, वरना मत पढ़ो. चॉइस इज योर्स, है ना. एक बड़ी बहन होने के नाते हम समझा ही सकते हैं, है ना. तो उसे हम एक्सप्लोजन कहते हैं, है ना. तो हीट प्रोड्यूस हुई थी, है ना, तो उसे एक्सप्लोजन. लेकिन जब जैसे एटम बम हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुना होगा, तो वहाँ पे बम की वजह से बहुत ही डेंजरस बम था, उसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स आज भी देखे जा सकते हैं, है ना. अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज इज रिलीज क्विकली, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज निकलती हैं किसी भी एक्सप्लोजन में. फॉर एग्जांपल जब पटाखे को छुड़ाते तो एक सडन एक्सप्लोजन होता है जो जिससे हीट लाइट और साउंड सब निकलता है. एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड, और एक्सप्लोजन तभी हो सकता है जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन द क्रैकर. अब हम फ्लेम की बात करेंगे जो कि है दूसरा पार्ट ऑफ द चैप्टर. द सब्सटेंसेज विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग ये फ्लेम्स, वो सब्सटेंस जो कि बर्निंग के वक्त वेपराइज होते हैं वो फ्लेम्स देते हैं. फॉर एग्जाम्पल kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning.
एंड फॉर्म फ्लेम्स, जो कि केरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स होते हैं वो विक्सराइज हो जाते हैं और वेपराइज करते हैं बर्निंग के समय, जलने के समय, और फ्लेम्स बनाते हैं। दूसरे हैंड में चारकोल है, वो वेपराइज नहीं करता है, इसलिए फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है, वो खाली ग्लो करता है। जब फ्यूल बर्न होता है द फ्लेम प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीजन। जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है? ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है। भाई ऑक्सीजन ही है जो है, अगर ऑक्सीजन कम तो फ्लेम दूसरी आएगी, और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है तो फ्लेम दूसरे रंग की होगी, विच इज अवेलेबल फॉर बर्निंग द कोल। व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सफिशिएंट द फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली आ येलो फ्लेम। जब जो है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, कम है, तो फ्यूल्स जो है इनकम्प्लीटली बर्न करते हैं, प्रोड्यूसिंग मेनली येलो फ्लेम, मेनली येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम इज येलो फ्लेम। फॉर एग्जांपल अभी तुमने कैंडल भी जलाई होंगी या फिर दिए जलाए होंगे तो उसमें येलो येलो होगा, येलो 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 येलो, कोई राइम होती ना, येलो येलो, पिटी फैलो, डर्टी फैलो, पता नहीं, आई डोंट नो गाइस, आई डोंट नो। जो कलर होती है कैंडल फ्लेम की वो येलो होती है, मेनली येलो होती है। ऑल्सो द कलर ऑफ कैरोसिन लैम्प फ्लेम इज येलो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है। ये जो फर्स्ट पॉइंट वगैरह की डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट कंबशन की, सॉरी हाँ, इनकम्प्लीट कंबशन की डेफिनेशन है, तभी तो फ्लेम येलो आती है। और दूसरी वाली कंप्लीट कंबशन की, जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सफिशिएंट होती है तो फ्यूल्स कंप्लीटली बर्न हो जाता है, प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम। एग्जाम्पल इन एलपीजी स्टोव्स, द एलपीजी बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, अब फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अ फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स, फ्लेम्स में 3 जोन होते हैं, इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन, आउटर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन मतलब सबसे अंदर का जोन, इट इज़ अ डार्क और ब्लैक कलर्ड जोन है, डार्क और ब्लैक कलर्ड जोन है। इसमें हॉट, गरम, अनबर्नट वेपर्स होती कंबस्टिबल मटेरियल की, और ये लीस्ट हॉट पार्ट होता है फ्लेम का। लेकिन अगर हमें इनर मोस्ट जोन तक जाना है ना तो हमें आउटर मोस्ट से निकलना पड़ेगा, और फिल्म में डायलॉग नहीं आते इसके, अगर तुम्हें इस पे वार करना है तो मेरे से होके निकलना पड़ेगा, विंडो से कहते हैं हीरो, फिर हीरोइन है ना, ऐसा होता है ना, तो ऐसा होता है ना। तो लेकिन तुम आउटर मोस्ट से जब जाओगे ना तो तुम जा ही नहीं पाओगे। सॉरी। मिडल जोन ब्राइट और ल्यूमिनस जोन होता है, बढ़िया ब्राइट चमकीला ल्यूमिनस जोन होता है ना। ये मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यहाँ पे पार्शियल कंबशन फ्यूल का हो रहा होता है। आउटर मोस्ट जोन ये होता है जी नॉन ल्यूमिनस जोन, यहाँ पे ब्लू और कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है। यहाँ पे फ्यूल टेक्स प्लेस बिकॉज देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट और हाईएस्ट टेम्परेचर होता है फ्लेम में, इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, तो तुम आप अंदर तक जा ही नहीं सकते हो। ब्लू और नॉन ल्यूमिनस जोन सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहर होता है, डायग्राम है। फिर बीच में आता है येलो और ल्यूमिनस जोन मॉडरेटली आउट ऑफ द ब्लैक और डार्क जोन, ब्लैक और डार्क जोन लीस्ट हॉट। ठीक, यहाँ पे थोड़ा ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन तुम रंग बिरंगा बना के आना अपने पेपरों में, बढ़िया ब्लू से कर देना, बाहर वाला पार्ट येलो या ऑरेंज से कर देना, अंदर वाला और ब्लैक या डार्क कर देना सबसे अंदर वाला, और एक कैंडल बना देना बढ़िया सी, जैसी भी तुम्हें पसंद है, मोटी पतली लंबी, है ना, कैसी भी बना देना तुम, लेकिन बनाना। A fuel may be defined as any substance which supplies heat energy on burning without production of excessively undesirable side products. Example wood, coal, LPG, etc. एक फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हीट एनर्जी सप्लाई करता है बर्न जलने पे, बिना एक्सेसिव एंड जब जो हमें नहीं चाहिए वो ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होंगे सब्सटेंस, जब सब हीट एनर्जी सप्लाई करता है ऑन बर्निंग विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिवली अनडिजायरेबल साइड प्रोडक्ट्स, है ना, उससे हम फ्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, घरों में गांव साइड अगर आप चले जाओ, है ना, तो वहाँ पे चूल्हे में खाना बनता है, बड़ा अच्छा खाना बनता है, लेकिन उससे वुड कम हो रहे हैं तो अब बहुत सारे गाँव में बायोगैस भी लगता है और हर जगह बायोगैस प्लांट्स लग रहे हैं, है ना।
कोल, एलपीजी, ये सब क्या है? फ्यूल्स है। अ गुड फ्यूल इज वन विच हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज। क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पेपर में, दैट व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड कोल? So a good fuel. A good fuel is one of the following is one which has the following qualities: readily available, जो कि easily available हो, cheap हो, सस्ता हो, burns easily in air at a moderate rate, और एयर में आसानी तरीके से जल जाए at a moderate rate, और large amount of heat produce करे, हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस ना छोड़े, है ना, और लो इग्निशन टेम्परेचर हो, कम इग्निशन टेम्परेचर हो, है ना। फ्यूल एफिशिएंसी, कैलोरीफिक वैल्यू, the total amount of heat in a calorie is liberated by the complete combustion of unit mass of a fuel in presence of air. It is expressed in cal per gram, kcal per gram और किलोजूल पर किलोग्राम। जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो कि कैलोरीज में लिबरेट होती, निकलती है, कंप्लीट कंबशन जब होता है यूनिट मास ऑफ फ्यूल का, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकलती है कैलोरीज में, प्रेजेंस ऑफ एयर में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो हम उसे क्या कह देते हैं? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कह देते हैं, या फिर फ्यूल की एफिशिएंसी कह देते हैं। और उसको हम KCl पर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। KCl होगा यहाँ पे, है ना, पर ग्राम में, या फिर किलोजूल पर किलोग्राम, है ना। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब जब फ्यूल जलते तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। और जो कि अब इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है तो इससे हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं एनवायरनमेंट पे, क्योंकि बर्निंग फ्यूल्स क्योंकि अगर हम फ्यूल्स को जलाते तो उससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते जो कि एयर को पॉल्यूट करते हैं हमारे जो कि अराउंड है। देयर आर एज फॉलोज: बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, coal, petroleum release unburned carbon particles in air which are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma. जो बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल्स है, फॉर एग्जांपल कार्बन फ्यूल्स जलाए हमने, जैसे कि लकड़ी जला दी, कोल जला दिया, पेट्रोलियम जला दिया, तो उससे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलेंगे जो कि पॉल्यूटेंट, डेंजरस पॉल्यूटेंट्स हैं, जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं, उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी डिसीजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अस्थमा। तो रेस्पिरेटरी डिसीजेस का दुश्मन कौन? ये कार्बन, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, है ना। तो हमें मतलब कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये पोल्यूशन ना हो, है ना। फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूज। 100 सालों तक, सेंचुरियों से वुड क्या यूज़ करा जा रहा है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए, बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक एलपीजी। लेकिन अब वुड को कोल या फिर एलपीजी ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन अब भी कुछ जगहों पे वुड यूज़ करी जा रही होती है, तो क्योंकि तभी तो वुड डिप्लीशन हो गया ना। इन मेनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज वुड एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। और बहुत सारे गांव के इलाके हैं ऐसे हमारी कंट्री में जहाँ पे लोग अभी भी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल, क्योंकि ईजीली अवेलेबल है, होती है लकड़ी हमें, और लो कॉस्ट होती है। काटो, ये लो खाना बना दिया, मैगी बनानी है चूल्हे पे, मतलब शॉर्ट देखते हैं मैगी आता है, मतलब मैगी की तो अलग ही वाइब आ रही होती है। मैगी जब खाओ तो लड़ाई हो जाती कि हमको ज़्यादा चाहिए, हमको ज़्यादा चाहिए, होती कि नहीं होती? होती ना। तो हाउ एवर कहाँ पे थे हम? हाँ, लेकिन बर्निंग ऑफ वुड पे बहुत सारा स्मोक होता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करता है। ट्रीज़ हमको यूजफुल सब्सटेंसेस देते हैं जो कि ख़त्म हो जाते जब वुड को फ्यूल की तरह यूज़ कर लेते हैं। मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्री से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जो कि बहुत ही हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। डिफॉरेस्टेशन और पेड़ कट रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे। इनकम्प्लीट combustion of carbon fuels gives carbon monoxide gas which is very poisonous gas. Excessive inhaling of this gas can kill a person. जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है कार्बन फ्यूल्स का तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि इतनी पॉइजनस गैस होती है कि अगर हमने इसको एक्सेसिव इनहेल कर लिया तो हम मर जाएंगे। मतलब गाना नहीं गा रहा, इसमें लिखा है उसी का हिंदी का वो कर रही हूँ, ये फिर ना किल हो जाएंगे, है ना। जो भी पर्सन होगा
ओम नमः शिवाय। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से दूर रहा कीजिए। बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर। लेकिन कुछ बहुत सारे फ्यूल्स से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उनके जलने से। इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और जो इंक्रीज कंसनट्रेशन है, अब आप सोच रहे होंगे जब फ्यूल्स के जलने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में क्यों यूज़ करते हैं? तो इसलिए क्योंकि जब किसी चीज़ पे आग लगती है उसको हटाने के लिए हम एज अ ब्लैंकेट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, लेकिन फ्यूल के जलने पे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। समझ में आया? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में राइज हो रहा है, इससे जो आइस है पोलर रीजन्स में वो मेल्ट हो रही है, जिससे लॉट ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और जब हम कोल या डीजल को जलाते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि वेरी पंजेंट होती है स्मेल। एक्सट्रीमली सफोकेटिंग और कॉरोसिव गैस होती है ये, और ये मेरे लंग्स को डैमेज कर सकती है। और पेट्रोल इंजन्स गैशियस ऑक्साइड्स देते हैं ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व। ऑक्साइड्स जो होती हैं सल्फर की या फिर नाइट्रोजन की, वो रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और एसिड्स बना लेती हैं, और एसिड रेन को हम एसिड रेन कह देते हैं। और एसिड रेन क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। तो डीजल और पेट्रोल का एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स वो रिप्लेस करा जा रहा है बेस सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स सीएनजी प्रोड्यूस करती है बहुत कम अमाउंट पे, है ना। ना फ्यूल एंड देयर कैलोरीफिक वैल्यू आपको याद नहीं करनी, जस्ट देखने के लिए। वुड की 22,000 किलो जूल पर किलोग्राम कैलोरीफिक वैल्यू है, कोल की 33,000 किलो जूल पर किलोग्राम है, पेट्रोल की 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम कैलोरीफिक वैल्यू है, केरोसिन की 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम, काउडंग 8,000 किलो जूल पर किलोग्राम, बायोगैस की 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम, डीजल की 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम, मीथेन की 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम, एलपीजी की 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो अब आपको क्या करना है, काम करना है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया, मतलब मैंने आपको जो भी पढ़ा उसके आपको समरी लिखनी है खुद से, है ना। और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें है ना लिखनी है और आपको याद करना है, ठीक है। और आपको जब वो कर लेंगे उसके बाद ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये करिएगा। यहाँ पे मैंने टिक आंसर लगा दिया, आप बिना देखे इनको सॉल्व करिएगा। एमसीक्यूज हैं, है ना, और फिर चेक करिएगा, है ना। ये हैं सारे एमसीक्यूज, है ना। देख लिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, ले लिया, अभी वाला ले लीजिए, है ना। तो और फिर जब आप ये सब काम कर लेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने ये सब काम कर लिया डन करके, और आप बताएंगे कि आपके कितने एमसीक्यूज सही हुए, है ना। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन। और पढ़ते रहेंगे ऐसे ही बस। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।